नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। रवि नायक 89 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद नायक को पोंडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। नायक की मौत से राज्य भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई नेताओं ने नायक की मौत पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, गोवा सरकार में मंत्री रवि नायक जी के निधन से दुख हुआ। उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोकसेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास में अहम योगदान दिया। वे हमेशा वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम करते थे। पीएम ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और उनके समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नायक के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रवि नायक के निधन से गहरा दुख हुआ है। गोवा की राजनीति के एक दिग्गज मुख्यमंत्री और प्रमुख विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने दशकों तक लोगों की सेवा की और राज्य के शासन और वहां के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व, विनम्रता और लोक कल्याण में योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम ने उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुझाव सुनेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल एक दीर्घकालिक संवादात्मक आउटरीच अभियान है, जिसका उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, मेरा अनुरोध है आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और आज ही अपने सुझाव साझा करें। मैं कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर सीधे चर्चा भी करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को घोषणा की कि जेडीयू और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष सीटें एलजेपी, आरएलएम और एचएएम सहित गठबंधन के कनिष्ठ सहयोगियों के बीच बांटी जाएगी। यह घोषणा एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच दिल्ली और पटना के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कई दौर की बातचीत के बाद आई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस में अचानक आग लगने से हुए हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई है। बस में कुल 57 यात्री सवार थे, जिनमें से 16 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका इलाज जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल और एमडीएम अस्पताल में जारी है। हादसे की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, लेकिन आग की तीव्रता और फैलाव का मुख्य कारण एक और बड़ी लापरवाही है। जांच में खुलासा हुआ कि बस की डिग्गी में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। शॉर्ट सर्किट और एसी कंपार्टमेंट से गैस लीक होने से लगी आग को पटाखों ने विकराल रूप दे दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में अचानक धमाके जैसी आवाज़ आई और कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरी बस को घेर लिया, जिससे यात्रियों को भागने का मौका नहीं मिला। वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत जैसलमेर पहुंचे और घायल यात्रियों का हालचाल लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल यात्रियों का उचित इलाज हो और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जैसलमेर में बस में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायल यात्रियों का सही इलाज हो और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस सेवा की सौगात देते हुए 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गीता स्थली ज्योतिसर से लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तक इलेक्ट्रिक बस का सफर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा
कि नागरिक दीपावली तक इन इलेक्ट्रिक बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी। इस इलेक्ट्रिक बस सेवा से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सूर्य ग्रहण मेला, सोमवती अमावस्या के साथ साथ अन्य मेलों में इलेक्ट्रिक बस सेवा का यात्री फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जीरो कार्बन उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन शुरू करने के उद्देश्य से राज्य परिवहन हरियाणा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत हरियाणा और उसके आसपास के राज्य में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूं कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा और ये पोल्यूशन मुक्त बसें हैं। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड से रजोला गांव में अचानक फैली उल्टी दस्त की बीमारी से हड़कंप मच गया है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थानीय अस्पताल और निजी क्लिनिक में उपचार कराया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ दवा वितरण गांव में किया जा रहा है और पानी के सैंपल लिए गए हैं। गांव में फिलहाल नॉर्मल स्थिति बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दूषित पानी पीने के कारण ये बीमारी उत्पन्न हुई है। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी है, जहां पानी की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही अमरवाड़ा एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग टीम गांव पहुंची और जायजा लिया। एसडीएम का कहना है कि रजोला गांव में जैसे ही जानकारी लगी कि उल्टी दस्त बीमारी का प्रकोप है और लोगों ने बताया कि 70 परिवार के लोगों को दस्त की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में पहुंचकर दवा वितरण किया गया है। साथ ही जहां से पानी की सप्लाई हो रही थी वहां निरीक्षण किया गया और गांव वालों को सूचना दी है कि 2 दिनों तक कुएं का पानी उपयोग ना करें और पानी का सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। स्थिति फिलहाल सामान्य है। आज सुबह से हमको भी जानकारी मिली थी आशा और एएनएम के माध्यम से कि यहाँ पे 10-12 घरों में जो है लोग उल्टी और दस्त की शिकायतों से परेशान हैं। उल्टी तो नहीं हो रही, दस्त की शिकायतों से 2-3 दिन से परेशान है। तो संभवतः पानी जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके कारण ही लग रहा है कि लोगों में दस्त की शिकायतें हो रही है। अभी हमने गांव में जाके हाउस टू हाउस सर्वे किया है और सभी को जो भी दस्त की शिकायतों से पीड़ित जो मरीज लोग थे उन्हें सभी को हमने मेडिसिन और ओआरएस का घोल हमने सबको बनाने का और उबाल के पानी पीने की सलाह दी गई है। लगभग कितने मरीजों को यहाँ दवाई आपने लगभग 50 मरीज हैं जो दस्त की शिकायत से पीड़ित हैं। तो इन सभी मरीजों को हमने दवाएं वितरित कर दी गई है। आज और आपको बता दें, छिंदवाड़ा के अंदर 100 लोग बीमार हो गए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग टीम गांव में पहुंची है, मोर्चा संभाला है और एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं जानकारी जुटाने के लिए। और आपको बता दें, राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। राकेश, अभी क्या स्थिति है गाँव की, कितने लोग बीमार हैं? प्रथम देखा जाए तो अभी गाँव में 300 से अधिक लोग डायरिया के शिकार हैं। प्रथम जांच में सामने आ रहा है कि जो पानी है, कुएं जहाँ से पानी आ रहा था, सप्लाई हो रही थी, उस टाइम की कॉकरोच जो पक्षी हैं और जानवर के अवशेष मिल रहे हैं, जिसके कारण पानी दूषित हुआ, जिनसे गांव में 95% लोग जो बीमार, जिनको उपचार के बाद जिला अस्पताल में उपचार जारी है, इसमें 10 जो व्यक्ति हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल राकेश, अभी भी क्या गाँव वाले जो हैं वो कुएं के पानी पर ही निर्भर हैं? नहीं, अभी तो कुएं की सफाई करवा दी गई है। सब अपनी व्यवस्था अनुसार अपनी व्यवस्था के अनुसार पानी
का चयन कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बीमारी का खतरा बना हुआ है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार निगरानी कर रही है, घर घर जाके निरीक्षण कर रहे हैं और जो गंभीर अवस्था में बीमार है उनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया है। पीएचई विभाग के द्वारा भी जो पानी के सैंपल है लिए गए, उसकी जांच जारी है। इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन हालांकि अभी गांव में जो है 300 से अधिक जो लोग हैं वो अभी भी बीमार है, जिसमें 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। राकेश, अभी भी गांव में जल बोर्ड का पानी सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है? पानी दूषित होने के कारण अभी सप्लाई रोक दी गई है, लेकिन बाहर से टैंकर के द्वारा यहाँ सप्लाई की जा रही है। जहाँ पे जो पानी दूषित आ रहा था उसको अभी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। लेकिन राकेश, ये साफ देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, क्योंकि ऐसे खुले कुएं में तो और भी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल ये चीज सामने आई है। तो खुले से जब पानी सप्लाई हो रहा था तो ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई पहले से उसमें व्यवस्था करनी थी। टंकी के अंदर जानवर कैसे आया, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, लेकिन जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी लापरवाही से ये सब हुआ है। हालांकि ग्रामीण बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत की लापरवाही, कई दिनों से टंकी की सफाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। राकेश, एसडीएम ने क्या निर्देश दिए हैं? एसडीएम पूरे मामले को लेकर 3 दिन से यही डेरा जमाए हुए हैं और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी सप्लाई की जाए। किसकी लापरवाही है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा से ही पर्यटकों के लिए रोमांच और आकर्षण का केंद्र रहा है। अक्टूबर से टाइगर रिजर्व के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटक बाघों के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज यहां के एक बाघिन का बेहद रोमांचक वीडियो सामने आया है। ऐसे ही एक रोमांचक दृश्य का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें 8 साल की बाघिन P1 और 41 ने पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे करीब 200 मीटर तक दौड़ लगाई। ये घटना रिजर्व क्षेत्र के पीपल टोला सपरना रोड पर हुई है। बाघिन को गाड़ी की ओर दौड़ते हुए देख वाहन चालकों में भगदड़ मच गई और पर्यटक भयभीत हो गए। इस रोमांचक नज़ारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस ने खरी फाटक इलाके में हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या का कारण युवक की पत्नी का किसी और से अवैध रिश्ता था। आरोपी और प्रेमिका भागने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम बबलू था। बीते दिनों रात के समय वो घायल हालत में सड़क पर पड़ा मिला। लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि बबलू की पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। बबलू को इस घटना का पता चला और शक हुआ। घटना वाले दिन उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ। इस दौरान महिला के प्रेमी ने मौका देखकर बबलू पर चाकू से हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी प्रेमी और बबलू की पत्नी मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिविल ड्रेस की टीम तैनात कर इलाके को घेर लिया गया। जैसे ही आरोपी भागने निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि मृतक की पत्नी और आरोपी युवक के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पूरी तरीके से अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है। खरी फाटक इलाके में एक अभी सूचना आई थी जिसमें चाकूबाजी घटना हुई थी। इसमें ये जो महिला के संबंध को लेके एक विवाद की स्थिति थी, जिसमें जो मृतक हैं बबलू, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हुई है, के साथ आरोपी दीपक लड़िया ने चाकूबाजी कर दी थी। और ऐसा पता चला है कि जो पत्नी को संबंधों के लिए कोई विवाद था इनका। ये पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, बयान वगैरह पुलिस ले रही है, दर्ज कर रही है। इसमें सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और भागते हुए आरोपी को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी शेष कार्रवाई की जा रही। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अस्पताल में ले गए थे, चाकू मारा था, गंभीर चोट लगी थी और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके और सारी चीजों का खुलासा किया जाएगा। ये विदिशा लोकल पूरनपुरा गली मुरादनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा, कारतूस,
चोरी की मोटरसाइकिल, 2 सोने की चेन और 48,000 नकद बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुरादनगर थाना पुलिस की टीम ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के नीचे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गांव दुहाई की ओर से बिना नंबर प्लेट की बाइक पर एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किए जाने पर युवक बाइक मोड़कर खेतों की ओर भागने लगा। भागने के दौरान बाइक फिसलने से युवक गिर पड़ा। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसने तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने साहस दिखाते हुए आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास पर संदिग्ध वाहन व व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम दुहाई पर एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर सवार नजर आता है, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया जाता है, परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रुकते हुए उस व्यक्ति ने अपनी बाइक को जंगल में मोड़ लिया। जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तब उसकी बाइक फिसल गई और खुद को पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जानकारी करने पर उस अभियुक्त ने अपना नाम नौशाद उर्फ बादशाह पुत्र मोबीन निवासी फारूक नगर गाजियाबाद बताया। उसने यह भी बताया कि सितंबर माह में मुरादनगर क्षेत्र में हुई स्नैचिंग में वह एक अन्य साथी के साथ में इन्वॉल्व था। साथ ही 2 महीने पूर्व थाना क्षेत्र मोदीनगर में हुई चोरी की घटना को भी इसने अंजाम दिया है। आज नोएडा के सेक्टर 142 क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और फौरन कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और समय रहते आग बुझा दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार से धुआं निकलता देख लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीट होने की वजह से लगी हो सकती है। नोएडा सेक्टर 126 स्थित रायपुर खादर में अवैध खनन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दादरी के एसडीएम और खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी मौके पर जांच के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कोई भी स्पष्ट बयान देने से बचते नजर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी खत्म होती जा रही है। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीएम और खनन विभाग को शिकायत दी थी। डीएम के आदेश पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या आश्वासन नहीं दिया। इसके चलते ग्रामीण अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए और नाराजगी जताई। दीपावली त्योहार नजदीक आते ही नोएडा पुलिस अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी है। इसी क्रम में थाना सेक्टर 39 और थाना सेक्टर 113 पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। पहली कार्रवाई में थाना सेक्टर 39 पुलिस ने बड़ी बरामदगी की है। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने सोमवार को लोकल इंटेलिजेंस तथा गोपनीय सूचना के आधार पर ग्राम हाजीपुर में छापेमारी कर प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी धीरज पुत्र विनोद सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी की उम्र लगभग 25 साल है। पुलिस ने उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के 4 कार्टून और 12 प्लास्टिक बोरे अवैध पटाखों से भरे हुए बरामद किए हैं। ये रहता मैं रायपुर में हूँ, जहाँ पे हम खड़े हैं। रायपुरी गांव की जमीन लगती है और इनको जो पट्टा हुआ है वो 220 का हुआ है, तो खसरा नंबर 220 का, और ये 218 में कर रहे हैं, 219 में कर रहे हैं। इन्होंने ये रात में क्या करते हैं, मिट्टी हटाते हैं ऊपर से, नीचे से रेत निकालते, सुबह तक प्लान कर देते हैं। और इसी की वजह एक ठोकर लगी हुई थी हमारी, जहाँ पे इनका ऑफिस है, वो ठोकर इन्होंने हटा दी, वहां से रेत निकाल लिया, मिट्टी लगा दी और ठोकर गायब कर दी। उसकी वजह से हमारे 200 से 250 बीघा जमीन करीब जमुना में समा गई। इसकी शिकायत आपने किससे की थी? इसकी शिकायत हमने पहले सुभाष एलवाई जी को 2021 में की थी, जब इन्होंने ठोकर हटाई। उसके बाद कल फिर हम डीएम मैम को करके आए हैं। यहाँ पे ठोकर लगी हुई थी, वो ठोकने के बाद उखाड़ दी और उखाड़ने के बाद हमारे सारे खेत कट गए। अब हम कहाँ जाएं? एसडीएम के पास 4 बार हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं करती है, बस खाना पूर्ति करके चली जाती है। पहले एसडीएम थे, उन्होंने ये कहा था अब जहाँ
संतुष्ट हो वहां तक रोक के आना। और खनन अधिकारी आया और वहीं रोक के गया। अब ये सब मिल भगत करके और बस खाना पूर्ति करते चले जाते हैं। ये रहता मैं रायपुर। तो आपको सीधे रुद्रप्रयाग ले चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं।